चलो ठीक है, आते रहेंगे लोग। अब क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं हम लोग 1 घंटा ही इसको लेंगे क्योंकि मेरे को ना 9 बजे लाइव भी जाना है क्योंकि मैंने शेड्यूल किया हुआ है लाइव यूट्यूब का। आप लोग चाहें तो उसको भी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आज मुझे मरकरी और सन के बारे में जो है, सन और वीनस के बारे में वहाँ थोड़ा लाल किताब के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, उसके बारे में मेरे को 1 घंटा देना है, ठीक है? क्योंकि लाइव वाले स्टूडेंट मेरे अलग होते हैं, तो मेरे को वहाँ भी ज़रूरी है। सैटरडे संडे का मैंने रखा हुआ है। आज जो आप लोगों को कल का कॉन्सेप्ट अब जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो नई चीज़ रहेगी, लेकिन जो पुराने हैं उनको समझ आ गया होगा कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। जब भी मेरी आवाज़ इको लगेगी तो प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिए। मैं अभी हेडफ़ोन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ना मेरे कानों से सेक आना शुरू हो जाता है, तो वो फिर मुझे अनकम्फ़र्टेबल लगता है। जब लगेगी तब मुझे ज़रा बता देना बीच में, उसी समय लगाऊँगी मैं। चलो ठीक है, साउंड ठीक आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे ऐसे लग रहा है मेरी आवाज़ ज़्यादा शार्प आती है, थोड़ा वॉल्यूम कम कर देती हूँ। यस। बाकी लोग भी जैसे हमने कल भी एक रिचुअल किया था, सबसे पहले प्लीज़ अपने-अपने गुरुओं को नमस्कार करिए और अपने मन में आप जिसको भी ध्याना चाहते हो उसको ज़रूर याद करके क्लास को शुरू करिए। ठीक है। तो आज आप लोगों को लाल किताब का एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को हेल्प करेगी, ये क्लासेस फ्री में देने का फ़ायदा तभी है कि आप लोगों को कुछ ऐसा दिया जाए कि क्योंकि ये जानी है यूट्यूब पर तो कुछ लोगों को जो भ्रम है वो भी दूर होने चाहिए, कुछ लोगों की मदद होनी चाहिए, ठीक है? और देखो, जब भी कोई फ्री क्लास हम देते हैं ना, ये सच्चाई है उसके पीछे, कोई भी वेबिनार कोई फ्री देता है, कोई भी जब आपको फ्री सेशंस कहीं पे भी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे मिलते हैं, तो उसके पीछे मकसद ये होता है कि कुछ लोग हमें जॉइन करें, ये रियलिटी, राइट? अब इसमें कोई छुपी-छुपाई बात तो है नहीं, कि हम कहें कि हम कोई अनोखा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप में से जब कोई टीचर आपको कुछ भी देता है, मैंने कल भी एक लंबी-चौड़ी कहानी आपको सुनाई, आज भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है क्लास की, वो आप ग्रैब करिए, उसको समझिए, नहीं अच्छी लगती, जस्ट लीव, उसको आप छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके और मेरे विचार मिल जाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो किसी चीज़ को पढ़ाने का तरीका है, वो आपको समझ आए ही आए। हर एक का एक ना अपना-अपना ऑरा होता है। आज आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ मैं, क्लास शुरू करने से पहले जो आपके बहुत काम आएगी, ज़िंदगी भर काम आएगी। अभी आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी काफ़ी लंबी-चौड़ी, आप उसको आर्गुमेंट भी कह सकते हो, आप उसको किसी टॉपिक पे डिस्कशन भी कह सकते हो। ऐसा क्यों होता है कि हमारा किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ विचार जो है वो मिलते नहीं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ पर्टिकुलर इंसान ही आपको पीड़ा पहुँचाते हैं या आप उनको पीड़ा पहुँचाते हो, जाने-अनजाने? जाने-अनजाने, जो कुछ भी होता है जाने-अनजाने होता है। कोई नहीं जान के चाहता कि मैं अपने बच्चे के थप्पड़ मारूँ, कोई नहीं जान के चाहता कि मैं किसी अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने माँ-बाप को तंग करूँ, जाने-अनजाने। आप लोगों को एक आप लोग अगर चाहें, तो किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें पूरे के पूरे एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज़ यूट्यूब पर सर्च करिए, आप भर सकते हो। अपने कंटेंट, अपना दिमाग, अपनी कॉपियाँ, अपना बिना कुछ दिए भर सकते हो, नो मैटर्स। लेकिन जैसे हमने कल बात की कि एक टीचर का आपकी लाइफ में रोल क्या है और एक अच्छा टीचर आपको मिलता कब है। तो उसके पीछे मैंने कल आपको सिर्फ़ कहानी सुनाई, आज आपको मैं उसका मेन प्लैनेट बताऊँगी कि आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाने वाला टीचर कौन हो सकता है। क्यों आपकी ज़िंदगी में 10 टीचर आते हैं, 10 में से कोई शायद 1 ही आपको कहीं पे पहुँचा पाता है, बाकी 9 तो ज़ीरो हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले मैं हमेशा आगे भी पहले भी कई वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ कि मेरे से फ़ायदा वही लोग उठाएँगे। फ़ायदा इन द सेंस वो नहीं है कि पैसे का फ़ायदा या किसी भी तरीके का।
आप अपनी नॉलेज का यहाँ पे ले लो, वर्ड नॉलेज यूज़ करना चाहिए। मेरे से नॉलेज वही लोग ले पाएँगे, जिनका किसी भी तरीके से मेरा लगन उनके 5वें या 9वें घर से कनेक्ट बने। पहली बात, उनके 5वें या 9वें के साथ, साथ-साथ 11वें घर के साथ। वो इंसान बिना पढ़े भी बिना पढ़े भी मेरे से यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें मेरे द्वारा ट्रांसफ़र कर पाएगा। और जिनके भी चार्ट में मेरा लगन या गुरु का लगन छठे, 8वें और 12वें में चला गया ना, तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा। कोई नहीं बताएगा आपको। मुझे भी किसी ने नहीं बताया कि 10 गुरु बदलने के बाद भाई आज अब आप खुद सक्सेसफुल क्यों हुए और कुछ लोगों ने आपको सिर्फ क्यों पहुँचाया वहाँ पे। कुछ लोग पीछे क्यों रह गए, कुछ आगे क्यों आपकी ज़िंदगी में एक कदर की तरह हमेशा बने। अब आप लोग जितने भी हो, आप लोग अपने-अपने चार्ट में अगर कोई स्पेसिफिक कभी भी किसी से शिक्षा लेनी है, तो पहले अपने गुरु का लगन पूछ लीजिए। उसका लगन पूछिए और अपने चार्ट से आप सिर्फ मैच कर लो कि क्या उसका लगन गुरु का आपके छठे, 8वें, 12वें से तो नहीं कनेक्ट। अगर हो गया तो बेकार है, मत पढ़िए, मत पढ़िए बेकार है। बाकी किसी भी हाउस से कनेक्ट हो जाएगा, आपको फ़ायदा मिल जाएगा, आपको नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन अगर 6, 8, 12 से कनेक्ट हुआ, आप कभी भी चाह के ना तो मुझे रिस्पेक्ट दे पाएँगे, ना मैं आपको उस लेवल पर पढ़ा पाऊँ। ठीक है? तो पहली शर्त कहीं भी पढ़ने की। दूसरा, आप लोग भी कल को टीचर बनोगे। आप लोग भी कल को सब लोग जो है वो अ, इस फ़ील्ड में हो सकता है मास्टरी करो, मेरे से भी ऊपर चले जाओ, मेरे से भी बड़ा प्लेटफ़ॉर्म करो, बड़े मेरे से भी बड़े-बड़े चीज़ें जो है वो कर लो। तो शर्त यही रहनी है, आपके साथ भी वही होना है जो मेरे साथ हुआ या होता है या होगा आने वाले समय। तो अब यहाँ पे ना ये बात उठेगी कि क्या फिर हम हर स्टूडेंट का देख-देख के लेंगे भाई, आपका क्या है, आपका क्या है, आपका क्या है, क्या ऐसा होगा? नहीं, ओवरऑल की बात कर रही हूँ कि अगर 20 स्टूडेंट आपके पास आए हैं, जिनमें से 3 से 4 हो सकता है छोड़ के चले जाएँ या वो सैटिस्फाइड ही ना हो, उसके पीछे का कारण आज आपको बताया, ठीक है? तो कभी भी ज़िंदगी में निराश नहीं होना और जब मुझे लोग कहते हैं कि आप मैम हम आपसे सैटिस्फाइड नहीं हैं या आपने ये चीज़ सही नहीं कराई या वो नहीं कराई, तो मुझे दुःख नहीं होता इस चीज़ का। मुझे पता है उसके चार्ट में मेरा लगन कहीं खराब जा रहा है। तो नो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए ना, इसमें किसका दोष है? बताओ किसका दोष है? मेरा दोष है? सामने वाले का कोई दोष है? किसी का दोष नहीं है। एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं हो सकती, राइट? कभी भी देख लेना। चलो, निवेदिता जी, हाँ जी, गुड इवनिंग जी। तो आज का जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, वो रहेगा पितृदोष पे। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। भगवान करे कि ये क्लास के बाद आप लोगों की जीवन में जो भी शंकाएँ हैं ना, अपने चार्ट को लेकर वो काफ़ी बिना सीखे ही दूर हो जाएँ। एज़ ए फीमेल मैं बात करूँ और एज़ ए स्कॉर्पियो लगन की बात करूँ, तो मैंने पहले भी बहुत बार बोला कि 4, 8, 12 वाले सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। सबसे ज़्यादा भ्रमित इंसान, सबसे ज़्यादा इमोशनल इंसान, सबसे ज़्यादा दुनिया में नुकसान उठाने वाले इंसान, 4, 8, 12 वाले। हर किसी का दुःख झेलना है इनको, हर किसी के दुःख से इनको निकलना है, हर किसी का सॉल्व करना है, हर किसी का कुछ ना कुछ अच्छा करना है। एस्ट्रो मोहित जी, मेरा लगन जो है वो 8 नंबर का है।
तो अब आधे तो बेचारे वैसे ही घबरा जाएंगे, हमें तो बिल्कुल नहीं मैम के साथ चिपना चाहिए। आधे तो वैसे ही घबरा जाएंगे। अब जिनका ऐसा हो रहा है ना, वो जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात। ठीक है। तो मैंने ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने 5-6 सालों में ना ऑब्जर्व की, तो मैंने आप लोगों को बताया है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अब इस रूल को आप जितना मर्जी इलेबोरेट कर लो, जैसे अभी ध्रुव जी ने लिखा है कि इसको इलेबोरेट करके बताओ, तो इसको मैं इलेबोरेट करूंगी ना, तो बहुत बड़ा कहानी सामने आ जाएगी, फिर आज की क्लास रह जाएगी। ठीक है, इसको इलेबोरेट आप खुद करो। मैंने तो आपको एक हिंट दे दिया है। हाँ जी, पूनम जी बताइए। मैंने आपको एक हिंट दिया है, खोलिए। मेरा भी गुड गुड, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। पंजाबी में पंजाबी में एक कहावत है, गो नु मिली गो, जही हो जही हो। बिल्कुल। जो पंजाबी में समझ जाएंगे मैंने क्या बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। तो मैं जैसे बात कर रही थी कि आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पितृ ऋण पे। पितृ ऋण जो है वो होता क्या है, सबसे पहले तो उस चीज पे बात की जाए। पितृ ऋण क्या होता है? पितृ ऋण बेसिकली एक ऐसी आपके चार्ट में सिचुएशन, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना, तो नहीं, हाँ हो गई ना ऑन शैलिश? जी नहीं। अब बीच में कोई भी अनम्यूट ना करे, मैं ना जरा पहले म्यूट कर दूं सब, क्योंकि डिस्टर्ब अचानक से बीच में ज्वाइन करते हैं ना, तो साउंड बहुत आता है। अच्छा 2 मिनट दीजिए मुझे जरा, मैं हाँ जी। तो ऋण पितृ कह लो या पितृ ऋण कह लो, एक ऐसी सिचुएशन आपके चार्ट में, ऐसी प्लेसमेंट आपके चार्ट में जिसमें कि कोई भी प्लैनेट, जैसे कि पहले घर का, आप लोगों को कल मैंने बताया कौन होता है, मंगल होता है। पहले घर का लॉर्ड मंगल है। जब जब मंगल के घरों में, जब जब मंगल के घरों में उसका कोई दुश्मन ग्रह आएगा, तो वो आपके चार्ट में कहीं ना कहीं क्या बनाता है, एक एक दोष उत्पन्न करता है। ठीक है, दोष कैसे उत्पन्न करेगा कि वो कहीं ना कहीं मंगल की सिचुएशन को खराब करेगा मंगल के घर में। लेकिन असल में लाल किताब में और भृगुनंदी नाड़ी में, दोनों में बृहस्पति को, स्पेशली बृहस्पति को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि बृहस्पति जो है एक ऐसा प्लेनेट है जिस जो कि हमारी सांस का, हमारी ब्रीदिंग का कारक है। जो हम वायु अपने अंदर लेकर जाते हैं, जिस वायु की वजह से हम, जिस सांस, जिस ब्रीदिंग की वजह से हम जिंदा है, वो जो है वो बृहस्पति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। भृगु नंदी नाड़ी में भी जो भी पूरी प्रेडिक्शन होती है वो सारी जुपिटर के विद रिस्पेक्ट ही होती है। और लाल किताब में भी एक समानता आपको मिलेगी कि जितनी सबसे ज्यादा प्रेडिक्शंस है वो जुपिटर के विद रिस्पेक्ट ही की जाती है। यहाँ पे लाल किताब में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई जाती है कि जैसे एक स्टोरी आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बोली कि बुध
जो है वो बृहस्पति का अति शत्रु माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसके पीछे सिंपल सी स्टोरी वही है कि एक बार बृहस्पति जो थे ना, वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्ञान, प्रवचन, सबको समझाना, दो राजाओं की लड़ाई हो रही है उसमें बैठकर उनको समझाना, सारा दिन उनका यही काम रहता। एक बार उनकी पत्नी जब बीमार हुई तो टाइम था नहीं उनको अपने घर में देखने का। ये सारे सिंबॉलिक हैं, ये स्टोरीज माइथोलॉजिकल जो होती है वो सिंबॉलिक है। ऐसा हुआ है ऐसे कहीं पे कोई आपको गारंटी नहीं देगा ऐसा कुछ हुआ, लेकिन स्टोरीज के बिहाइंड जो उसकी रियलिटी है या उसका जो मॉरल है वो समझने की कोशिश कीजिए कि कोई इंसान इतना ज्यादा बिजी हो जाए कि उसको अपनी पत्नी के बीमार होने पर उसके पास बैठने का टाइम भी ना मिले, और वो किसी दूसरे बंदे को उसके पास बिठा के जा रहा है, ठीक है? और वो जो पर्सन है वो कहीं उसके पति से ज्यादा उसका ध्यान अगर रख देगा, तो नेचुरल है कि पत्नी के मन में उनके लिए जो फीलिंग्स है वो आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यही गलती बृहस्पति देव ने की कि अपनी जगह चंद्रमा को, उन्होंने बोला चंद्रमा से ज्यादा टेक केयर करने वाला कोई प्लैनेट है नहीं, तो क्या करते हैं चंद्रमा को ही छोड़ देता हूँ। चंद्रमा को छोड़ दिया उनके पास और बोला कि भाई मुझे तो थोड़ा काम है, तो आप कृपया करके मेरी पत्नी का जो है वो ध्यान रखिए। अब वो छोड़ के चले गए और उसके बाद जो है आ, बहुत ध्यान रखा। इसीलिए चंद्रमा आगे आगे जब आप पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाती हूँ कि चंद्रमा क्यों चीटिंग का कारक माना जाता है, क्यों अनस्टेबिलिटी का कारण माना जाता है, क्यों आपकी लाइफ में चंद्रमा जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ बनता है, क्यों चंद्रमा को जितना हमारा लगन चार्ट इंपॉर्टेंट होता है उतना ही मून चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आप आपको आगे पता चलेगा ये चीजों का। क्योंकि जब चंद्रमा वहां रुके तो उन्होंने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। अब उनका तो स्वभाव है सेवा करना, भाई माँ का जो रोल है उनका तो नेचर है दूसरों की टेक केयर करना। अब अगला बंदा जो है वो किस बहाव में चला गया तो वो अलग चीज। तो क्या हुआ, दोनों के संबंध जो है इस तरीके से बने कि उनका पुत्र जो है हुआ, जिसको हम बुध बोलते हैं। अब क्या हुआ, जब बृहस्पति देव को ये चीज पता लगी तो कहते हैं बृहस्पति कहीं ना कहीं बुध से कभी दुश्मनी उस लेवल पे नहीं करते, बिकॉज बृहस्पति खुद पूरे जगत के क्रिएटर हैं, ब्रह्मा है, क्रिएटर है वो किसी को नहीं मारने का सोच सकते, वो किसी को बुरा कहने का नहीं सोच सकते। बट बुध, जब उसको पता चला कि ये सब जो है मेरे साथ हुआ, तो एक जो रिस्पेक्ट होती है ना फादर की, एक जो नाम होता है, उसको ना तो चंद्रमा ने अपने फादर का नाम दिया और ना ही उसको बृहस्पति ने दिया, तो बुध कहाँ फंस गया, बीच में फंस गया। इसीलिए जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि जब चंद्रमा दूसरे घर में होता है घंटियां बजाने को मना करते हैं, छठे घर में होता है पानी बांटने को मना करते हैं। रीजन यही है कि दूसरा और छठा घर आपस में मिले हो। ये लाल किताब की ही ब्यूटी है जो ये बताती है कि दूसरा छठा, छठा आठवां, आठवां बारहवां, ये सब घर मिले हो। ये सब घर एक स्क्वायर में काम करते हैं। 12 2, 12 2, 2 6, 6 8, 8 से 12, ये स्क्वायर में काम करते हैं घर। तो जब पितृ ऋण की बात आती है, इसीलिए जुपिटर को सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता है, बिकॉज वो क्रिएटर है पूरे वर्ल्ड का, पूरी हमारी, जिसको कहते हैं ब्रह्मांड का क्रिएटर। आपने 3 अक्षर सुने हैं ना हमेशा, गॉड। गॉड में जो जी है ना, वो ब्रह्मा जी के लिए है, जनरेटर, जनरेट करने वाला। ओ कौन है, ऑपरेटर, भगवान विष्णु। और डी यानी डिस्ट्रॉयर, भगवान शिव। अब आप ये समझिए कि जो इंसान पैदा करता है वो कभी मारने की कोशिश नहीं करे। एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है कभी नहीं उसको मारने का सोचती, कभी नहीं सोचेगी उसका सारी उम्र वो बच्चे उसको पानी का गिलास दे चाहे ना दे। उनकी कोशिश क्या होती है कि मैं अपने बच्चों को पूरी उम्र उसकी सेवा करती हूँ। तो पितृ ऋण की जब बात आती है तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये होती है कि आपके चार्ट में जुपिटर को लाल किताब में 5 घरों का लॉर्डशिप दी गई है, 5 घरों की। कौन कौन से 5 घर है, सेकंड हाउस,
5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। अब इसके पीछे भी क्या रीजन है कि इन घरों के कारक जुपिटर को बनाए गए हैं। तो जब लाल किताब में आप थ्योरी पढ़ोगे, उसका जो मेन असर निकल के आता है वो असर ये है कि 5वें घर में आपके संतान का जन्म है। 5वां घर आपकी संतान के जन्म। वहां भी किसकी जरूरत है? वहां भी आपको क्या चाहिए? क्रिएटर चाहिए कि नहीं चाहिए? 9वें घर का लॉर्ड बनाया गया उसको। आपका भाग्य उदय आपके पिता आपको जन्म देने के लिए, आपके पिता के पास भी तो कुछ क्रिएशन होनी चाहिए। तो 9th हाउस भाग्य का कह लो, पिता का कह लो, वहां भी क्रिएटर चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई चाहिए ना। इसी तरीके से बाकी हाउसेस को भी आप कंसिडर कर सकते। 5वां घर अगर औलाद का माना जाता है, वहां पे जुपिटर को बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई। 9वां घर आपके पिता का है, वहां पे इंपॉर्टेंस दी गई। 11वां घर जो है वो आपके लेन देन का है। जो हम दुनिया में हिसाब किताब करते हैं ना, जितना भी लेन देन करते हो आप दुनिया में, वो सारा 11वां घर। तो लेन देन में आप कितना जो है नुकसान खाएंगे जिंदगी में, कितना फायदा कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, क्या चीजें आपको मिल सकती हैं, क्या चीजों से आप जो है जिंदगी में क्या कर पा सकते हो, आप अपनी जिंदगी में गेन्स कितने ले सकते हो, किस तरीके से लोगे। जुपिटर को 11वें घर में देने का सिंपल सा मतलब है एथिक्स। जहां जुपिटर होगा वहां पे नैतिक मूल्य होंगे, वहां पे नैतिक मूल्य होंगे, वहां पे एथिक्स होंगे। तो ऐसा 11वें घर में देने का सिंपल सा मतलब जो है वो ये निकलता है कि आप जो अपनी जिंदगी में कमाते हो, उसके विद रिस्पेक्ट आप कितने एथिक्स से वो चीज जो है अपनी जिंदगी में ला पाते हो। या आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, गलत तरीके से उसको क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। 12वें घर में भी जुपिटर को जगह दी गई। 12वां घर जो है वो हमारी अंतिम यात्रा का है। अंतिम यात्रा कब होती है हमारी? हमारी जो डेथ है वो देखी जाती है 8वें घर से, जब कोई इंसान मरता है या उसका अंतिम समय आता है। लेकिन 12वां घर आपका डेथ के बाद छुटकारे का है। डेथ के बाद कौन सा छुटकारा? कि आप जब इस जन्म से बाहर निकल जाते हो, आपका शरीर जल जाता है, तो क्या आपको पिछले जन्म से चीजों से छुटकारा मिला कि नहीं मिला? वैसे भी जब किसी इंसान की डेथ होती है तो उस समय क्या होता है कि आपकी जिंदगी से वो ब्रीदिंग जब आती है तो ब्रीदिंग उस दिन निकल जाती है उसकी। जब भी किसी इंसान की डेथ होती है तो उसके 8वें का लॉर्ड, उसका 12वें का लॉर्ड शनि, और साथ में राहु और केतु का कनेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक किसी की डेथ नहीं हो सकती। 3 प्लैनेट होने चाहिए, राहु, केतु, शनि। और साथ में इन घरों के नक्षत्र लॉर्ड या फिर इन घरों के साइन लॉर्ड या इनके घरों में बैठे हुए प्लैनेट, जब तक उनका कनेक्शन गोचर के साथ नहीं बनेगा किसकी डेथ नहीं हो सकती, जितना मर्जी कष्ट आता है। दूसरी चीज कि 12वां घर के बाद दूसरे घर को भी जुपिटर का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। दूसरा दूसरा घर भी क्या होता है? दूसरा घर भी आपके चार्ट में आपकी फैमिली का होता है, कुटुंब का होता है। कौन सा कुटुंब? जो अब आप पैदा होते हो। कौन सी सेविंग? जो आपकी फैमिली आपको देती है। ठीक है। अब यहाँ पे भी आप जब पैदा होते हो तो आपको कुछ नैतिक मूल्य जो है वो दिए जाते हैं। ये आपका चाचा है, यहाँ पे माथा टेको, यहाँ पे प्रणाम करो। आप जो जन्म होने के बाद जो सबसे पहले एथिक्स पाते हो वो सेकंड हाउस से पाते हो। अगर किसी का सेकंड हाउस, अभी जैसे हम पढ़ेंगे अभी देखेंगे, अगर सेकंड हाउस किसी का मैलेफिक्स के साथ है तो वो इंसान को बचपन में वो तरह की परंपराएं नहीं सिखाई गई हैं
उन घरों में परंपराओं का बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं होता है। कहीं न कहीं पितृदोष से वो ग्रसित होते हैं। तो बात हम कर रहे थे पितृदोष की, तो जब भी आप लोग देखिए कि खाना नंबर या हाउस नंबर जो है 2, 3 सॉरी 2, 5, 9, 11 और 12, ये जो हाउसेस जहाँ जुपिटर को बिठाया गया है या इनकी प्रोमिनेंस दी गई है, जब-जब यहाँ पे जुपिटर के दुश्मन ग्रह बैठ जाएँगे, जब-जब दुश्मन ग्रह बैठ जाएँगे, उस समय पर क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पितृदोष जो है, वो क्रिएट हो जाएगा। अब दुश्मन ग्रह की बात आएगी, तो किसको लेंगे हम दुश्मन ग्रह? तो हम क्या करेंगे, आज बृहस्पति का पढ़ेंगे, बाकी भी हो सका तो जितने ज़्यादा ग्रहों का मैं बता पाई तो बता दूँगी। तो बृहस्पति जो है वो 2, 5, 9, 12 में बिठाया गया है स्पेशली। अभी आप 11 को छोड़ दीजिए, फिलहाल सिर्फ सबसे प्रोमिनेंट कंडीशन आप 2, 5, 9, 12 के लिए ले लीजिए। अगर उन घरों में शुक्र, बुध और राहु, अगर ये 3 प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में है, 5वें घर में है, 9वें घर में है, 12वें घर में है, तो आप ये समझ सकते हो कि आपके ऊपर एक किस्म का पितृदोष जो है वो निर्मित हो गया है। अब ये पितृदोष करेगा क्या? ये पितृदोष आपको आपको ज़िंदगी में कहाँ पे रोकेगा? वो देखने का तरीका क्या है कि वो घर कौन-सा है। मान लो दूसरे घर में बैठा है, किसी का शुक्र, बुध, राहु, तीनों भी बैठ सकते हैं, अकेले-अकेले भी बैठ सकते हैं और 2 भी बैठ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। किस हाउस में बैठे? दूसरा घर मैंने बोला इनकम का है, दूसरा घर बोला मैंने ज़ुबान का है, दूसरा घर मैंने बोला आपके फेस वैल्यू का है। जब आपकी फेस वैल्यू जो होती है, बीच में प्लीज़ आप लोग मुझे ना मैसेज मत करिए, ये ज़ूम यूज़र जो भी हैं, बीच में मैसेज मत करिए। क्लास अटेंड करनी है, शांति से करिए प्लीज़, क्योंकि मेरा ध्यान एकदम से मैसेज पे चला जाता है और मेरे दिमाग से वो चीज़ क्लिक हो जाती है कि मैं क्या पढ़ा रही थी। एंड में हम लोग 5-10 मिनट ज़रूर लेंगे, फिर आप जो मर्ज़ी पूछिए, मैं आपको खुली छूट दूँगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखो कि दूसरा घर जो है, वो आपका किस चीज़ का है? फैमिली का है, सेविंग का है और आपके फाइनेंस का है। आप सारी ज़िंदगी किस चीज़ से जूझेंगे? आप जूझेंगे हमेशा ज़िंदगी में ना तो फैमिली का सुख मिलना है, ना आपको फाइनेंस का सुख मिलना है, ना आपको कहीं न कहीं ज़ुबान के रोग ज़रूर। इसका सिंपल सा कारण बताती हूँ, क्या हो रहा है? वहाँ पे बैठकर आपके ये प्लैनेट 2 घरों के साथ कंजंक्ट हो जाएँगे। किन घरों के साथ? अकॉर्डिंग टू लाल किताब बात कर रहे हैं हम लोग, कि पितृदोष कैसे क्रिएट हुआ, क्यों हुआ? जब सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठता है शुक्र, बुध, राहु तो वो पहले छठे घर के साथ कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद कनेक्ट होगा वो 8वें घर के साथ। और जब-जब कोई प्लैनेट 8वें घर से कनेक्ट होगा, छठे से कनेक्ट होगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग इसीलिए बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में जब दूसरे घर में शुक्र, बुध, राहु होते हैं, जहाँ जुपिटर का पक्का घर माना जाता है अकॉर्डिंग टू लाल किताब। जब सेकंड हाउस में मैलेफिक प्लैनेट आएँगे जुपिटर के शत्रु, तो आपका क्या होगा? प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, रोग बहुत सारे होंगे। आपको कहीं न कहीं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। और अभी के अभी आप लोग जितने भी इस चीज़ से जूझा है अभी तक, वो लोग देख सकते हो कि ऐसा है क्या। अब इसी के आगे चलते हैं, 5वें घर में अगर बैठे हैं, तो क्या होगा? 5वें घर में बैठकर वो दृष्टि संबंध बनाएँगे आपके 9वें घर के साथ। अकॉर्डिंग टू हम जो भी बात कर रहे हैं, वो ना तो किसी और कांसेप्ट से कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं लाल किताब के हिसाब। तो दृष्टि संबंध 5वें घर में जब शुक्र, बुध, राहु बैठेंगे, तो 9वें घर के साथ संबंध बनाएँगे और इसके साथ-साथ संबंध बनाएँगे आपके 11वें घर के साथ। जिनके भी 5वें घर में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं शुक्र, बुध, राहु, वो देख लो उनके जो पहली बहू या फिर जवाई होंगे, उनके साथ उनकी बनेगी नहीं।
चेक करके देख सकते हो। उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ अच्छी होगी नहीं। उनके घर में उनके पहले बच्चे की जब शादी होगी, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा होगा, उसकी शादी पे ऐसा होगा, उसकी खुशियों में ऐसा होगा कि आप उसको एन्जॉय कर ही नहीं सकते। मेरे पास बहुत सारे लाइव चार्ट्स हैं। राहु 5वें घर में बैठा है। पहले बच्चे की शादी पे मदर हॉस्पिटल थी। राहु, शुक्र, बुध बहुत तबाही उठाते हैं 5वें दिन में, 5वें घर। क्यों उठाते हैं अब आपको समझ आ रहा हो कि 5वां घर आपका पूर्व पुण्य का है, आपकी संतान का है, आपकी खुशियों का है। जो आप लोग अपनी जिंदगी में सेलिब्रेशंस करते हो ना, जितनी पाठ पूजा मंदिर में जाना आना, ये 5वें घर से ही देखा जाता है मेन। लोग कहते हैं ना कि हम लोग कोई कई लोग आपको मिलेंगे ऐसे कि घर में हवन कराया आग लग गई, घर में कुछ काम कराया खुशी का विघ्न पड़ गया, घर में कुछ भी करने लगे खुशी का काम तो पंगा कुछ और ही हो गया। वो क्यों होता है? क्योंकि ना आपके 5वें घर में जो आपका पूर्व का है, यानी पिछले जन्म का है, जिसके द्वारा आपको संतान मिलनी है पहली, तो वो बहुत सारी चीजों को मैं कहूंगी कि आपकी जिंदगी से ना वो सारी चीजों को निकाल देगा, खुशियों को निकाल देगा, औलाद को निकाल देगा, दूर कर देगा। आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसको निकाल देगा आपकी जिंदगी से। तो इससे बुरी चीज क्या हो सकती है? 9वें घर में चलते हैं। 9वें घर में बैठकर आपके ये प्लैनेट शुक्र बुध राहु आपके तीसरे घर के साथ संबंध बनाते हैं। तो तीसरा घर जो होता है वो होता है आपकी जिंदगी में आपके द्वारा किए गए वो काम, या आप जिस भी चीज में बहुत सारे एफर्ट जो है जिंदगी में आप करेंगे, बहुत सारे एफर्ट करेंगे पर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपका भाग्य उदय होगा नहीं सारी जिंदगी। तीसरा घर जो है वो बाहुबल का बोलती हूं मैं। तो जब 9th हाउस में मैलेफिक बैठते हैं तो आप में बाहुबल तो वो बहुत लाते हैं। अब दूसरी चीज और बताती हूँ, इंटरेस्टिंग है। शुक्र बुध राहु बहुत ही सॉफ्ट नेचर प्लैनेट है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नेचर प्लैनेट। जब जब ये तीसरे घर को देखते हैं तो पहली बात तो 100% वो बंदा एफर्ट करता ही नहीं, वो कर ही नहीं पाता अपनी जिंदगी चाह के भी, उसमें लड़ने की शक्ति नहीं होती। उसको बोले ना कॉकरोच भी मार दे तो ऐसे लोग शायद कॉकरोच भी ना मार पाए, इतने डरपोक, हर चीज को लेकर भ्रमित, हर चीज को लेकर डर, हर चीज में सबसे पहले क्या बोलेंगे, मेरे से नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए। 12वां घर, 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट संबंध बनाते हैं आपके 8वें घर के साथ अकॉर्डिंग टू रेड। और जब भी आपके 12वें के प्लैनेट आपके 8वें घर से कनेक्शन बनाएंगे तो वो एक अच्छी सिचुएशन क्रिएट नहीं करते, यानी कि जिनके चार्ट में भी शुक्र बुध राहु तीनों हो, अलग अलग हो, जब ये लोग पैदा होंगे तो घर में एक डेथ होगी। चेक कर लीजिए और मुझे बताना कि ऐसा हुआ क्या। क्योंकि 8वां घर डेथ का है तो 12वां घर उसका छुटकारेगा, तो ये बच्चा जब पैदा होगा ना उससे जस्ट आगे पीछे किसी ना किसी की मुक्ति जरूर होगी। अब इसमें इस बच्चे का कुछ लेना देना नहीं है, इस आत्मा का कुछ लेना देना नहीं। आपके घर में जो चीज आ रही है वो आपके कार्मिक डेस्टिनी की वजह से आ रही है।
बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो जन्म होता है तो उसके बाद पेरेंट्स को कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि बहुत जल्दी वो चले जाते हैं, साल के अंदर चले जाते हैं, 2 साल के अंदर चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में ऐसा देखा जाता है, होता है। तो ये कुछ चीजें इसलिए जो है जुपिटर को इन घरों में इतना इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट, और वहां पे अगर ऐसे प्लैनेट बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की जो स्थिति है उसको खराब कर देते हैं। अब लाल किताब में कहते हैं कि बृहस्पति का ऋण होता क्या है, कि कैसे पहचाने कि आपको लगा है। तो पहले तो इन घरों में प्लैनेट देखेंगे, दूसरा निशानी के तौर पर, निशानी जिसको हम बोलते हैं, या उसकी प्रिडिक्शन के तौर पर, या उसका कारण, निशानी को आप कारण भी समझ सकते हो, कारण के तौर पर कहा जाता है कि आपने, आपके ना फैमिली ने, आपके पुरखों ने अपना धर्म परिवर्तन किया होगा। दूसरा क्या किया होगा, कोई अपने कुल देवी या कुल देवता को मानते होंगे, उसको छोड़कर किसी और को मान लिया होगा। दूसरा क्या करते हैं कि आप मान लो कि किसी एक स्पेसिफिक धर्म को मानते हो, आप बीच में ही अपने धर्म के बीच में दूसरी धर्म की चीजें भी अडॉप्ट करने लगे। देखो, मैं आपको बताऊं, रिस्पेक्ट करनी बहुत अच्छी चीज है। हमें सभी चीजों की, सभी गुरुओं की, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबने एक ही संदेश दिया है, सबने एक ही चीज बोला है कि ये यूनिवर्स सारी एक ही है। लेकिन आप जब किसी एक कुल में, जब आप किसी एक कुल में पैदा होते हो, तो उस समय ना आपकी एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपका जो कर्ज है, आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो पूरी की पूरी जो कार्यकलाप है, आपके उस खानदान के लिए जो है वो निहित की गई है। आप कहीं ना कहीं उसी खानदान की चेन से होकर आ रहे। तो बृहस्पति जब इन घरों से निकलेगा, या यहाँ पे इसके शत्रु बैठेंगे, तो इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं पुरखों ने धर्म के विरुद्ध काम किया। किसी, हो सकता है पुजारी की डेथ कर दी हो, मार दिया हो, कत्ल कर दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं। घर से, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे घर में कोई साधु रहता था पुराने पुरखों के समय में, कोई संत हो गया हमारे घर में, वो घर से चला गया। ऐसे बहुत सारे सीन मिलेंगे आपको घर में। आपके पुरखों में कोई साधु संत बन गया, कोई फकीर बन गया, वो घर से निकल गया। अब क्या हुआ कि वो आपके घर का मेंबर था, वो कहाँ गया आपको नहीं पता, उसकी गति कैसी हुई आपको नहीं पता। तो क्या होगा फिर उसका, तो वो दोष आप पर ही लगेगा। जब आपके पुरखों में किसी ना किसी की गति नहीं हुई, दादा परदादा, उनके आगे एंसेस्टर के एंसेस्टर, जब ऐसा हुआ होता है तो ये तभी ये वाला सीन जो है वो क्रिएट होता है आपकी कुंडली में, इसके अलावा नहीं होता कभी। जब भी आपके बृहस्पति के घरों में बहुत सारे मेलेफिक शुक्र बुध राहु बैठ जाते हैं, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, बहुत सारे। यहाँ पे हम उनकी चर्चा नहीं कर सकते हैं, आगे कोर्स में करेंगे हम। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी निशानी मैं बता देती हूँ कि आपके घर के बिल्कुल बगल में, या तो आपके घर में ही छत पर बहुत सारे पीपल उगते रहते हैं, घर के बाहर बिल्कुल नियर बाय दीवार के साथ ही आपके मंदिर गुरुद्वारा होगा, या आपका घर जो है वो बिल्कुल मंदिर या गुरुद्वारे के सामने होगा, किसी ऐसे रिलीजियस प्लेस के सामने होता है जहां पे आपको जो है घंटियां और ये सब जो पूजा पाठ की आवाजें जो है वो आती रहती है। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इन सब चीजों का इलाज होता है। इन सब चीजों का फिर हमें पढ़ने का फायदा क्या हुआ अगर हम अपनी डेस्टिनी को निकाल नहीं पाए, क्लियर नहीं कर पाए, कोई फायदा नहीं। मेरे पास बहुत सारे चार्ट आते हैं, तो हम लोगों का रेमेडी करने से पहले यही रहता है कि सबसे पहले उसके पितृ ऋण का उपाय किया जाए, क्योंकि उसको पहले पीछे छुटकारा दिलाया जाए, तभी आगे बढ़ पाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, वर्ष फल के उपाय लेते रहते, लेकिन सबसे पहले आपको पितृ ऋण का उपाय करना चाहिए, चाहे उसको साल लगे, चाहे 6 महीने लगे। आप बाकी सब उपायों को भूल जाइए। तो आपके क्या होगा, साथ ही पीपल का पेड़, कोई रिलीजियस एक्टिविटी आपके घर के बिल्कुल नियर बाय होती होगी। अब इसी के साथ साथ
नेक्स्ट प्लैनेट की बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सूरज या सूर्य। सूर्य का घर जो है वो पांचवा है, पांचवा घर सूर्य का है। जब भी सूर्य के घर में शुक्र या कोई और पापी ग्रह, केतु, राहु या शनि, जब ये प्लैनेट यहां बैठेंगे तो आपका सूर्य जो है वो कमजोर हो गया। अब इसमें कहा जाता है कि क्या होगा, इसका नतीजा, इसकी वजह क्या होगी, कैसे पता लगे कि सूर्य का पितृ ऋण लगा हुआ है आपकी जिंदगी। तो कहते हैं अपनी जुबान का कभी पक्का नहीं होता ऐसे इंसान, अपनी जुबान को कभी भी कंप्लीट करने वाला नहीं होगा, जो बोला है उससे पलट जाए, कभी भी पक्की जुबान का वो नहीं होता, धर्म को मानने वाला नहीं होता, धर्म को लात मारने वाला इंसान कहा जाता है, पुराने रिचुअल्स को कभी नहीं फॉलो करने वाला होगा, पुरानी परंपराओं को वो क्या करेगा, उनकी बदनामी करेगा, उन पे छीटाकशी करेगा, उनको बुरा भला कहेगा। लाल किताब में साफ बोला गया, ऐसे लोगों का अंत बहुत खराब होता है जिनका पांचवें घर में राहु केतु शनि जैसे प्लैनेट होते हैं। अंत बहुत खराब होता है ऐसे लोगों का, बीमारियां लग लग के जाते हैं ये लोग, औलाद पूछती नहीं। अपनी जिंदगी में जैसे इन्होंने अपनी परंपराओं को ठोकर मारी है, ऐसे ही इनकी संतान भी इनको ठोकर मारती है। जैसे इन्होंने अपने पिता को ठोकर मारी होगी, वैसे ही ये लोग, इनके बच्चे भी इनको ठोकर मारेंगे। जब हम इसकी निशानी के तौर पर देखते हैं, तो आप देखिए कि सूर्य के घर में जब उसके शत्रु प्लैनेट बैठे होते हैं, तो घर की छत जो है वो फटी हुई होती। फटी हुई क्या इंसान, मतलब कि जाले वाली जो छत होती, उनके घरों में जाला लगा होगा जब ये सूर्य का पितृ ऋण लगा होगा। उनके घर में बहुत सारी आग की भट्टियां मिलती हैं, और कहीं ना कहीं पुराने समय के अकॉर्डिंग जो निशानी दी जाती है वो दी जाती है कि ये लोग अपने घर में एक परमानेंट जो है वो खोद कर परमानेंट एक चूल्हे टाइप एक भट्टी बना के रखते हैं अपने घर में, ताकि कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो हम उस पे खाना बना पाए। तो जो भट्टी कहते हैं ना, वो खुदाई करके हलवाई बनाते हैं जैसी, बड़ी सी, वैसा। बट आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे समय में आप देख सकते हो कि आपके घर में बहुत सारे क्या होंगे, ओटीजी, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक आधा होता है तो कोई इशू वाली बात नहीं, मल्टी टाइप्स के तंदूर आपको मिल जाएंगे इनके घर। आगे बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जो है, जिसको हम बोलते हैं मातृ ऋण, मातृ ऋण में कैसे लगता है, जब जब चंद्रमा के घर में आपको केतु मिल जाएगा, सबसे बड़ा दोष, केतु चौथे घर में, चंद्रमा का दोष लग गया। हालांकि राहु के लिए मना करते हैं, कहते हैं कि वो शांत रहता है, शनि भी शांत रहता है, बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आप उनको काउंट कर लीजिए, शनि, राहु, केतु, जिनके भी है, सबसे पहले माता का सुख जाएगा, घर का सुख जाएगा, आपकी पीस ऑफ माइंड जाएगा, आप जिंदगी में प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे। जब जब वर्षफल में या गोचर में यहाँ पे मैलेफिक निकलेंगे, आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है, आपके जिंदगी से सब चीजें, आपकी माता का सुख उस साल में जा सकता है। मेरे पास बहुत सारे चार्ट है, जब केतु चार वालों को मैं देखती हूँ तो सबसे पहला जो उसका शिकार होता है आपकी मदर होती है। मदर के पैरों में बहुत सारी दिक्कत होती है,
आपकी मदर किसी ऐसी एज पर आकर अपने पैरों से, अपनी लेग से और अपनी बैकबोन से जुड़ी हुई कोई ना कोई गंभीर बीमारी उनको ज़रूर होगी। जब चंद्रमा की हम निशानी के तौर पर बात करते हैं, जब इसके कारण की बात करते हैं कि पाप जो ये ऋण लगने की वजह क्या है, तो लाल किताब कहती है कि जन्म होने के बाद आपके घर में किसी ने किसी बच्चे को पैदा होने के बाद आपके घर में उसको अपनी माता से अलग कर दिया। जैसे कहीं पे बाहर छोड़ आए, अपने माता को दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए जो आजकल जो नया ट्रेंड चला है वृद्धाश्रम का, क्या पुराने समय में ऐसा कुछ था? घर में 10 बुजुर्ग होते थे तो घर में ही रहते थे। तो जब भी ऐसा होगा, तो अब देखना घर की दादी, घर की नानी या फिर घर में कोई औरत ऐसी रही है जो अकेली जीवन बिता रही हो, या आप अपनी ज़िंदगी में अकेले जीवन बिताओगे एंड आप अपनी हिस्ट्री को जब फरोलोगे, जब केतु आपके 4th हाउस में आता है, तो आप देखना, क्या आपके खानदान में कोई ऐसी लेडी थी जो अकेली रही है? जिसने सब कुछ किया अपनी फैमिली के लिए, लेकिन उसको लास्ट में क्या कर दिया? छोड़ दिया ऐसे, बिना टेक केयर के। तो उस समय क्या होगा? अब आपको आपके चार्ट में मिलेगा ये रोल, मिलेगा तो वो बता रहा है कि आपकी फैमिली से ऐसा किया गया है, तो उसको दूर करना ज़रूरी है, नहीं तो आप पूरी उम्र अब आपको भुगतान करना पड़ेगा उस चीज़ का। इसकी निशानी के तौर पर आपके घर के कहते हैं दहलीज के नीचे से गंदा पानी निकलेगा, या आपके घर के जस्ट बाहर कोई छप्पड़, गंदे पानी का नाला, वो बहकर जा रहा होगा। कोई ऐसा पानी का जल का स्रोत है आपके घर के आसपास, जहाँ पे पीने के पानी को धीरे-धीरे दूषित कर दिया गया। अब इनके उपाय क्या हैं? वो एक लंबी-चौड़ी कहानी है। उपाय तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी आप सिर्फ़ पितृ ऋण को समझ लीजिए, बहुत लंबी-चौड़ा है ये। और ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये फ्री क्लास जो है, वो मैं इस पर्पज़ से मैंने जैसे बोला कि ठीक है, स्टूडेंट जॉइन करते हैं बहुत सारे, जब हम फ्री क्लासेस देते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ ना कुछ जब ये वीडियो जाएगा तो बहुत लोगों को ऐसा भी लगना चाहिए या ऐसा होना चाहिए उनके साथ कि उनको कोई हल मिल जाए ज़िंदगी का, ठीक है? तो अगर वो इतना भी कर लेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी सारी अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से बाहर आ जाएँ, काफ़ी सारी। शुक्र की बात करेंगे। शुक्र के घर कौन से होते हैं? शुक्र का घर है सबसे पहला दूसरा घर, शुक्र का दूसरा घर है 7वां घर, शुक्र के 2 घर। जब इनके घरों में सूर्य, राहु और चंद्रमा, शुक्र के घरों में सूर्य, राहु और चंद्रमा आ गया, तो आप ये समझ लीजिए कि शुक्र का पितृ दोष लग गया आप पे। शुक्र का पितृ दोष लग गया। अब इसकी वजह बताई जाती है लाल किताब में कि आपके फैमिली में किसी प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी में मार भगाया, प्रेगनेंसी में घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा बहुत बार होता है कि मान लीजिए कि आपकी बहू आई, वो प्रेग्नेंट थी, नहीं बनी, आपने बहुत सारे किस्से आपको सोसाइटी में सुनने को मिलते हैं ऐसे। तो आपका क्या होगा जब आपके किसी बच्चे में ये वाली चीज़ दिखेगी ना, तो ये समझ लीजिए कि इतनी खुश होने वाली बात नहीं, आपकी फैमिली ने ऐसे कांड कर रखे हैं। हम लोगों ने ऐसे काम किए हैं और आपको क्या हो रहा है?
आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको खुश होने की बात है ये, कि आपको वो चीज ठीक करने का मौका मिल रहा है। आपको ईश्वर ने चुना है कि आप उसको ठीक करो और आगे आने वाली अपनी जनरेशन्स को इससे मुक्त करा दो। स्त्री को कहीं ना कहीं बेइज्जत करके घर से निकाला जाता है। ये शुक्र का ऋण होता है। शुक्र क्या होता है? शुक्र बेसिकली, अगर मैं हर बार बोलती हूँ कि शुक्र भोग का कारक है। भोग, ऐसे लोग जिनके भी सेकंड हाउस में सूर्य, राहु या चंद्रमा होता है या सातवें घर में होता है, ऐसे लोगों को भोग नहीं मिलता। किस चीज का? अपने पार्टनर का। यानी उनके साथ वो शारीरिक सुख जो है कभी प्राप्त नहीं कर। तो जैसे जैसे आप इसका इलाज करोगे आपकी लाइफ में, देखना आगे आने वाली जनरेशन्स में ये चीज नहीं दिखेगी। नहीं तो ये जो ये चेन सिस्टम बना है, ये बना रहे। इसकी आमतौर पे निशानी के तौर पर ये देखा जाता है। पुराने समय की जो निशानी बताई गई है लाल किताब में, वो बताते हैं कि कोई भी ऐसे जानवर पाले जाते हैं, ऐसे जानवर उस घर में पाले जाते हैं, जैसे गाय, जो कि शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। और उनके घर में ये खानदानी रिवाज होता है कि घर में गाय रखनी है, घर में गाय पालनी है। अब आज के कॉन्सेप्ट में इसको आप समझ सकते हो कि मान लो कि आपके चार्ट में ये है और आपने घर में क्या किया, गाय का स्टैचू रख लिया। आपको गाय से बड़ा प्यार है, आप बार बार गौशाला जा रहे हो, तो वो आपके चार्ट में अगर यही वाली सिम्टम बने हुए हैं तो इसीलिए जा रहे हो। इसलिए नहीं जा रहे हो कि आप बड़ा जो है सेवा के लिए जा रहे हो। वो करवा रहा है आपसे, निशानी दे रहा है आपको। मंगल की बात करेंगे। मंगल आपके काल पुरुष कुंडली के पहले घर का लॉर्ड है, और कल मैंने जैसे बताया 8वें घर का। मेरी आवाज इको तो नहीं हो रही ना? गो खो जाते हो फिर तुम लोग, बताते नहीं, बाद में मुझे यूट्यूब पर पता लगता है कि आवाज ही इको हो रही थी, कितनी गंदी आ रही है बीच में, जैसे वो नहीं होता राक्षस बोल रहा होता है। ऐसी आवाज कई क्लासेस में गई हुई है। ठीक है। तो मंगल के घर में जब बुध और केतु आएंगे, यानी कि पहले घर में बुध आ गया, पहले घर में केतु आ गया। अब यहाँ पे आज पूनम कथुरिया जी को पता लगेगा कि मैं आज ऐसी ऐसी मैं क्यों हूं बेचैन आत्मा। जिनके भी लगन में केतु बैठा है, तो आज उनको पता लगेगा कि एक आपका पितृ ऋण बना हुआ है। तो 8वें घर में केतु, 8वें घर में बुध, पहले घर में केतु, पहले घर में बुध आपको प्रॉब्लम में डालेगा। किस तरह की प्रॉब्लम को डालेगा? कहते हैं कि इसकी वजह बताई गई लाल किताब में, कि आपके ना खानदान में किसी ने किसी की जगह जो है वो जब्त कर ली है, किसी की प्रॉपर्टी जब्त की है, किसी का बड़ा लैंड जब्त किया है, किसी की कहते हैं कि बनी बनाई या उगी उगाई फसल को आग लगाई। कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड कोई ना कोई लैंड होगा, कहीं ना किसी लैंड की वजह से आपके घर में भाई बंधुओं के साथ नहीं बनेगी, पति के साथ नहीं बनेगी, साथ साथ ससुराल के साथ नहीं बनेगी। आपको प्रॉब्लम आएगी इन सारे एरियाज। और कहा जाता है कि मंगल के घर में जब बुध और केतु आता है, तो कहते हैं कि किसी जानवर को, प्रेग्नेंट जानवर को मारा जाता है। किसी प्रेग्नेंट जानवर को आपके फोर फादर्स ने मार दिया, किसी के घर में आग लगा दी। ये आपको सुनकर शायद हैरानगी होगी, हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, हम तो ऐसे नहीं है। आप ऐसे नहीं हो, ये सच है कि आप नहीं हो। मैं बार बार कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, हर चीज को अपने दिल पे मत लीजिए। आप अपने आप को ना प्लीज
आप खुशकिस्मत समझिए कि आपको ये चीज़ें मैं बता पा रही हूँ। मैं खुद अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। बेशक कई लोग मुझसे सैटिस्फाइड नहीं होते हैं, मुझे पता है। उसका कारण मुझे पता है। नहीं होते तो कोई बात नहीं, अब उनका अपना है, मेरा अपना है। बट जो हो रहे हैं मैं तो उन पे ध्यान दूँगी। चाहे वो 30% ही लोग हों। मुझे वो 70% से कुछ लेना-देना नहीं। मेरे को 30% वालों से लेना है। अगर आप 30% वालों में से 3 लोग भी अपने लिए कुछ कर गए ना, मेरे लिए तो मेरा जीवन सफल है। मेरा हर बैच में यही कहना होता है कि आप में से 3-4 लोग भी निकल गए ना, तो ठीक है। हम भगवान नहीं हैं, हम शैतान ही हैं सब। हम भी सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। लोग हमें कहते हैं कि पैसों की बात मत करिए, इस फ़ील्ड में पैसों की बात मत करिए। लेकिन आप एक चीज़ जनरल बताइए मेरे को कि अगर हम पैसे की बात ना करें, तो क्या आपको लगता है इतनी कंफर्टेबल लेवल पे मैं आपको पढ़ा पाऊँगी कभी? उसके लिए ज़ूम चाहिए मुझे, मेरे को टीम चाहिए, एडिटर चाहिए। कर पाएँगे हम बिना पैसे के? हम संत हैं, हम तो सारे गृहस्थी है ना। सारे गृहस्थी है तो हमारी ड्यूटी सबसे पहले किसके प्रति बनती है? फैमिली के लिए ना। आप में से कितने लोग हैं जो अपने फैमिली में से या अपने बच्चों में से चीज़ें निकाल के सोसाइटी को देते हो? कितने परसेंट लोग हैं? हैंड रेज़ करें। करते हो कभी? कर सकते हैं हम कभी? नहीं कर सकते, नहीं करते हम लोग और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी जो पहली ड्यूटी है वो हमारी फैमिली के लिए, उनकी ज़रूरतें क्योंकि हमारे उनके प्रति हमारी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको कंप्लीट करना। और इस फील्ड में आपको पैसा क्यों चाहिए? आपको पैसा इसलिए नहीं चाहिए कि ढेर लग जाए, करोड़ों रुपए मिल जाएँ। अगर किसी के दिमाग में है कि हम लोग पता नहीं कितने लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो ये तो दिमाग से मैं कहती हूँ कि आप लोग जाइए इस फील्ड में। आप लोग सभी हो सकता है आने वाले समय में टीचर बन जाओ। मैं तो कहती हूँ सब टीचर बनो, सब के सब टीचर बनो। फिर आपको उस दिन एहसास होगा कि असल में रजनी मैम जो कह रही थी इतनी रूड हो जाती है कई बार, इतना गुस्सा उसको चढ़ जाता है किसी चीज़ पे, वो क्यों चढ़ता था? देखो सोसाइटी ठीक है, उसके प्रति हमारी ड्यूटी है, लेकिन सबसे पहली ड्यूटी मेरी मेरी फैमिली की तरफ। मैं उसको पूरी करती हूँ, पूरा दिन उनको सैटिस्फाइड करती हूँ, फिर मेरे लिए आप आते हो। फिर मैं आपकी तरफ पूरा जो 2 घंटे देती हूँ, 1 घंटा देती हूँ आपको आपको कभी आज तक लगा है ऐसा कि मैंने कभी भी जल्दबाज़ी की हो कि जल्दी कर लो भाई मेरे को ये नहीं कराना, वो नहीं कराना। मैं जितना कॉन्सेप्ट कराऊँगी, बिल्कुल क्लियर कट कराऊँगी। उसमें कुछ झोल नहीं दूँगी आपको कि अगली बार बता दूँगी ये वाला पॉइंट, नहीं। जब 4 ही कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन हमें ना इस सोसाइटी में रहते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब हम चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ। तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई पीछे से बेस तो चाहिए ना। तो उसके लिए फिर लोगों को बुरा क्यों लगता है कि भाई पैसे की बात मत करिए। तो पैसा तो चाहिए, पैसे के बिना कैसे काम करेंगे? उतना तो करें उतना ही ले रहे हैं हम लोग। खुद आप में से अगर मैं अभी ओपन कर दूँ तो यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किया है एस्ट्रोलॉजी पे, लाखों रुपए, लेकिन कितना मिला है? हम लोग तो गारंटी के साथ देते हैं कि जितना भी देंगे, जितना भी आपसे फीस लेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ा के ही छोड़ेंगे। तो आप लोग प्लीज़ टीचर्स को गलत मत समझिए कि अगर वो आपसे फीस लेती है या आपसे वो किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करती है कि मैं इतनी क्लासेस ले रही हूँ, आपको इसके बिहाफ़ पे ये आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ेगी। हर टीचर का अपना एक हाँ, उतना लीजिए कि किसी को हर्ट ना हो। किसी की मतलब जिसको कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में किसी के किसी को ये महसूस होए कि भई मेरे को तो
कर्जा उठा के देना पड़ेगा, वो काम नहीं करना चाहिए जिंदगी में। और हम लोग जब इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, तो सच में बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको पता ही नहीं, जो हम लोग करते हैं। और वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो आपसे कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए। उनके जब हम चार्ट्स देखते हैं कि इनको कितनी प्रॉब्लम है, तो हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज मैं प्रोवाइड कराती हूँ। हम नहीं बताते, उनको किसी को बताना हम पसंद नहीं करते। मुझे पता है मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे पता है मैं सोसाइटी में क्या दे सकती हूँ, मुझे पता है किसको क्या देना है। आपका ज्ञान है ना, बहुत, मैंने किसी की एक लाइन सुनी थी, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि आपका जो नॉलेज है, चाहे वो इतनी सी है, चाहे वो इतनी सारी है, आपका नॉलेज आपके लिए डायमंड से कम नहीं होनी चाहिए। सबसे महंगा रत्न क्या होता है? डायमंड ही होता है ना। आप अपने डायमंड को ऐसे ही यदा कदा सड़कों पे नहीं फेंक सकते, लोग उसको कोयला बना देंगे। आने वाले समय में आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपसे कुछ एनर्जी एक्सचेंज कोई लोग कराते हैं, तो वो सिर्फ वजह यही होती है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने बहुत इस फील्ड में काम किया होता है। और कभी भी ना जिंदगी में जेलस फीलिंग मत रखिए किसी भी टीचर के लिए कि फलाना बंदा इतने पैसे लेके इतना अमीर हो गया, फलाना बंदा ये कर रहा है, फलाना टीचर इतना पैसा। अरे यार, उन्होंने आपने क्या लेना देना है? आप अपना देखिए ना, सोसाइटी में आप क्या दे पा रहे हैं? और अगर आप कर सकते हो, करते रहिए फ्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो हो सकता है ईश्वर ने आपको हमसे ज्यादा सामर्थ्यपूर्ण बना दिया हो, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, सोसाइटी को करना चाहिए। बट किसी को आप इस तरीके से ये मत समझिए कि हम लोग जो है पीछे से किसी की हेल्प नहीं करते, या हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे पास मौका, हमें हमें हजारों मौके मिलते हैं, हमें डेली मौके मिलते रहते हैं। और हमने जो करना होता है, जो लोग भी असली में काम करते हैं, वो कभी किसी को बता के करते ही नहीं। ओके, चलिए। तो अब जैसे कि मंगल की बात कर रहे थे, तो मंगल की निशानी के तौर पर जब मंगल खराब होगा तो आपके रिश्तेदारों का सुख नहीं मिलता। दूसरा क्या है कि कहते हैं कि मंगल जब खराब हो जाता है आपके चार्ट में, जुबान जो है वो कंट्रोल से बाहर हो, आपकी जुबान। अब इसको ना एक और तरीके से देख सकते हो। हालांकि मैं इसमें दूसरी कोई साइंस नहीं लगाना चाहती, बट फिर भी लगाऊंगा एक पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ पे जरूरी है। मंगल आपका पहले घर में ना भी बैठ के 1 नंबर राशि में बैठा हो, मंगल आपका 8 नंबर राशि में बैठा हुआ, तो भी आपको यही कंडीशन मिलेगी, सेम। रिश्तेदारों का साथ नहीं मिलेगा, नफरत बहुत होगी, जेलस बहुत होगी। जैसे ही घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। बुध की बात करेंगे, बुध जब भी उसके घर में, तीसरे घर में, बुध के घर कौन से हैं? तीसरा और छठा। जब जब बुध के घरों में चंद्रमा आ जाएगा, उस समय आपका बुध का क्या लग गया? ऋण लग गया। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि आपकी बहन, बुआ, मासी, और इसके साथ साथ आपको लोग बार बार धोखा देंगे, आपके साथ ढेर सारे धोखे होंगे। इसकी वजह क्या बताई जाती है? जब बुध 3 राशि में आता है या फिर 3 नंबर हाउस में आता है, ओ सॉरी, चंद्रमा जब 3 में आता है या फिर 6 नंबर में आता है, तो कहते हैं कि ऐसे फोर फादर्स में, इनके घरों में किसी ना किसी लड़की की हत्या की जाती है, उस पे हद से ज्यादा जुल्म किए जाते हैं, उसके साथ बदसलूकी की जाती है, उसको मार दिया जाता है। तब ये ऋण आपके चार्ट में निकल के आएगा। इसकी निशानी क्या मिलेगी? ऐसे लोग क्या करेंगे इस जन्म में? इन लोगों को मौका मिलेगा किस चीज का? ये भी लोगों की हो सकता है
कि दूसरों के बच्चों को बहकाए और लालच देकर उनके साथ कोई गलत काम करें। ठीक है, तो घर की अगर बेटियां दुखी हैं, मासी, बहन, बुआ, आपकी जितनी भी जो बुद्ध से रिलेटेड, आपको जुबान के रोग हो जाएंगे, स्किन इशू जरूर होंगे। स्किन इशू बहुत मिलते हैं, ताउम्र उनके स्किन इश्यूज जो है, स्किन की बीमारी चलती है, जो चकत्ते पड़ जाते हैं ना स्किन पे, व्हाइट कलर के, बुध 3 में पड़, सॉरी चंद्रमा 3 में पड़। शनि की बात करेंगे। शनि का घर है 10वां और 11वां। वहां पे जब सूर्य, चंद्रमा और मंगल, हालांकि मंगल यहाँ उच्च का होता है 10वें घर, उसके बावजूद कहते हैं पितृ ऋण लगता है। तो कहते हैं कि ऐसे में कोई जीव हत्या की गई है फोर फादर्स के द्वारा, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली गई है, किसी की फैक्ट्री, किसी का काम धंधा धोखे से ले लिया गया था, किसी के जमे जमाए काम पे कब्जा कर लिया गया था। आपको निशानी के तौर पर अपने घर में क्या दिखेगा? कि आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति से घर खरीदेंगे जिसकी औलाद नहीं होगी। या आपका घर किसी ऐसी जगह पे बनेगा जहां पे पहले बहुत सारे बड़े बड़े खड्डे थे, या कुआं था, या कोई बड़ा रास्ता था जिसको बंद करके आज उस पे प्रॉपर्टी की, जैसे कहते हैं ना कि वो बना दी गई। या कोई कुआं ऐसा जिसको बंद करके, पानी वाले कुएं को बंद करके उसको भर के उसके ऊपर प्रॉपर्टी बना दी गई। राहु, राहु का स्थान जो है वो काल पुरुष कुंडली के लाल किताब के अकॉर्डिंग 12वें घर में बताया। जब 12वें घर में सूर्य, शुक्र और मंगल आएगा तो इसको बोलते हैं अजन्मे का ऋण। ऐसे में कहा जाता है कि जब आपके 12th हाउस में सूर्य, शुक्र और मंगल होंगे तो ससुराल जो होगा आपका वो तंत्र मंत्र, साइकिक, या जिसको कहते हैं धोखा, फरेब, दगा करने वाला हो सकता है। ऐसे लोगों को अपने ससुराल से बहुत सारी परेशानियां आती। क्यों आती है अब आप समझ सकते हो कि उन्होंने क्या किया है, कि आपके घर में किसी ना किसी को पुराने समय में आपके फोर फादर्स ने कहीं ना कहीं धोखाधड़ी बहुत की है, दगा बहुत किया है। किसके साथ? अपने इन लॉज के साथ, ससुराल पक्ष के साथ। तो इस जन्म में आपको भी वही चीजें मिलेंगी। इसकी निशानी के तौर पर आपको क्या दिखेगा? इसकी निशानी के तौर पर आपको दिखेगा कि दहलीज के नीचे से, जो दहलीज आपका मेन गेट होता है उसके नीचे से गंदा पानी निकलेगा, नाली बहती हुई मिलेगी, सीवर मिल सकता है, सीवर का ढक्कन है वो आपको मिल सकता है। आपके घर के आसपास कोई ना कोई वीरान, कब्रिस्तान, कोई ना कोई अदर कल्चर का एक्टिविटी होती है, उजाड़ होता है, क्रिमिनेशन ग्राउंड होता है। केतु की बात करेंगे। केतु, केतु का स्थान कालपुरुष कुंडली में या लाल किताब कुंडली में छठे घर को दिया गया।
इसके घर में जब छठे घर में चंद्रमा और मंगल आ जाएं तो इसको बोलते हैं दरगाही ऋण। दरगाह मतलब फकीरी ऋण। दरगाह क्या होता है? फकीर। तो क्या कहा जाता है कि पुराने समय में या तो कुत्तों को, सुअरों को, क्योंकि केतु के लिए दो जानवर देखे जाते हैं, सुअर और कुत्ता। आपके खानदान में किसी ना किसी ने सुअर, कुत्ते या फिर किसी चलते फिरते फकीर की बद्दुआ ली है, उनको तंग किया है। केतु 6 में मिलेगा, सॉरी, चंद्रमा मंगल 6 में मिलेगा केतु के घर। इसकी निशानी के तौर पर कि आपके घर में किसी ना किसी ने जिसको कहते हैं ना क्या बोलते हैं हम लोग, बिना शादी के बच्चा हुआ है और उसको अबॉर्ट कराया, और वो भी बहुत सीक्रेटिव तरीके से। इसको बच्चा मरवाना ही कहा जाएगा। आप अपनी गली के कुत्तों को बहुत परेशान करेंगे, उनको मारेंगे। केतु का जो दूसरा रिश्तेदार है वो है आपका मामा परिवार। छठा घर मामा परिवार। लालच की वजह से हो सकता है आप अपने मामा परिवार से धोखा कर, मामा परिवार को खत्म कर देना, उनसे धोखा करना, उनके साथ बदनीयती रखना। तो ऐसे में क्या होगा, आपके घर में संतान या मेल चाइल्ड जो है वो हो सकता है कि हो ही ना। तो ये जो हमने आज पढ़ा है, इनके सबके रेमेडीज जो है बहुत इजी हैं। इनको नेक्स्ट टाइम हम लोग, कल मैं आप लोगों को बताऊंगी इनका क्या करना है इनको। ठीक है, कल की क्लास भी रहेगी और इनको नोट कर लेना अच्छे से। और आप लोग देखना आपकी लाइफ में ऐसा है कि नहीं है, थोड़ी छानबीन करिए। और मैं कहूंगी कि छानबीन मत करिए, चुपचाप इलाज करिए। जितना टाइम आप छानबीन में लगाओगे उतनी देर जो है ना वो आप इलाज में लगाओगे। सही है ना? फालतू की चीजें छोड़ दो। क्यों पीछे गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं, जब आपके चार्ट ने बता ही दिया। तो अब ये चार्ट तो नहीं आप निग्लेक्ट कर सकते। अब ये लड़ाई तो उनकी होगी जो ये बोलेंगे मेरा चार्ट तो ऐसे नहीं बोल सकता, उनकी लड़ाई रहेगी। अब जिनका चार्ट बोल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए, चुपचाप अपना इलाज करिए बस, यही। हाँ जी बबीता मैम, स्टार्ट करते हैं। बस 5-10 मिनट दूंगी क्योंकि मैंने 9 बजे जो है लाइव है यूट्यूब पे, आप लोग सभी लाइव ज्वाइन करना। आज वहां पे मैंने मरकरी और सन के बारे में बताना है अकॉर्डिंग टू रेड बुक, क्योंकि शेड्यूल था और आज मेरे को 2 क्लासेस बैक टू बैक देनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि अब शेड्यूल है तो मेरे को छोड़ना नहीं है उसका। चलो, हाँ जी बबीता बताइए। मैम आपने कहा कि मार्स जो है अगर राशि वन या हाउस वन में होगा तो मार्स का ऋण क्यों होगा? मार्स में अगर मरकरी या केतु होगा हाउस वन में तो आएगा ना ऋण? यस। ओके। और दूसरा कि आजकल जैसे हम फ्लैट्स में रहते हैं तो दहलीज के नीचे गंदा पानी है और जाने का तो स्कोप ही नहीं है। कह सकते हो, लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से ले लो कि अपने आसपास देख लो कोई गंदा नाला तो नहीं बहता आपके सोसाइटी के आसपास। ओके। अगर वो और आपका ऋण लगा है तो डेफिनेटली है, वो निशानी तो मिलेगी आप। एक आपने बताया कि जैसे बाइंग हाउस फ्रॉम अ पर्सन जिसकी औलाद नहीं है, जो कि सेटल के लिए आपने बताया, तो इससे हमें क्या नुकसान होगा? साइन अगर ऐसा है भी तो। किसमें? अगर किसी की औलाद नहीं है, उससे हमने घर खरीदा है, तो उससे हमें क्या नुकसान होगा? साइन तो आपने फिर बताया।
तो फिर सेटर्न। आपका आपका घर देखो ना, वो कौन सा है, 10वां घर है, तो प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी ना, आपके काम धंधे नहीं चलेंगे, फिर वहां पंगा होगा। जिससे हम कह देते हैं कि ये तो वास्तु दोष है, जबकि वो वास्तु दोष नहीं है। यस, वो पितृदोष। ठीक है। और थैंक यू। और मैं आपको बता दूं कि जितने यहाँ पे वास्तु करते हैं या कुछ भी लोग करते हैं, जब चार्ट में पितृ ऋण लगे होते हैं तो कोई वास्तु वास्तु काम नहीं करता। हम ये तो 90-95% इतने सारे हैं, तो कोई ना कोई होगा ही होगा तो पितृदोष। बिल्कुल होगा, तो भुगतान भी तो तभी कर रहे हैं हम लोग। हम लोग सभी किसी ना किसी कर्ज को साफ करने के लिए तो आए हैं, बस वो कर्ज ही तो देखना है ना कि कौन सा है जिसको हम साफ कर पाए। थैंक यू। है ना। चलो, ठीक है। हाँ जी, प्रियंका कपिल जी बताइए। अनम्यूट करिए। जय माता दी मैम। हाँ जी, जय माता दी, बताइए। मैम मैंने ये पूछना था कि आपने कहा ना शनि शनि के घर में कौन कौन से ग्रह होने से होता है, मंगल और मून। अब आप वीडियो देखना दोबारा से। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन और पूछना था। अगर घर में डिफरेंट डिफरेंट लगे, मेरे में कुछ पितृ ऋण आता है गुरु का और बच्चों में डिफरेंट आता है, तो सभी का ही करना होता है फिर बंदे को। बिल्कुल करना पड़ेगा, सबको अपनी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। ओके मैम, एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ। जी जी, बताइए बताइए। मैम जैसे कहते हैं कि जो लाल मैम, किताब के, पर्दे के पीछे क्यों हूँ, पहले बताओ। मैम थोड़ा सा नेटवर्क का इशू इसलिए थी। मैम जैसे कहते हैं कि घर में जो, सॉरी, जो लाल किताब की रेमेडीज होती है वो बैकफायर करती है, ऐसा होता है कुछ। कुछ नहीं करती। ओके। और मैम जैसे अगर मेरे एस्ट्रोलॉजिकली जो मेरे प्लैनेट्स हैं वो अच्छे हैं और घर में हम्म। किसी और का मुझे उपाय करना है बच्चों को लेकर, तो क्या वो बच्चों की जब मैं उपाय करूंगी एज ए मदर, तो मेरे प्लैनेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है। ये तो आपको बच्चों को पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था वो तो बहुत देर हो गई ना अब। कि भाई ये बच्चा जो आ रहा है कहीं मुझ पे साइड इफेक्ट तो नहीं लेके आ रहा है। एक बात बताऊं आपको, कि ऐसा कभी भी जिंदगी में मत सोचिए कि आप सिर्फ एक बंदे का उपाय नहीं कर सकते, वो है आपके हस्बैंड। अच्छा, उनका नहीं कर सकते। आप दुनिया में किसी का उपाय भी कर सकते, और शांति से करिए, टेंशन फ्री होकर करिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। आप लकी हो, मैंने बोला है ना आपको कि आप किस्मत वाले हो, कि अगर आपको ये पता चल रहा है कि भाई ऐसा करके। अब यहाँ पे ना आपको जो सिम्टम बताए हैं मैंने, उसको चेक करिए कि कैसा, क्या ऐसा कुछ है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्यों करना है। अगर कुछ है आपको, जैसे मैंने चीजें बताई हैं, तब आप करिए। ठीक है। बट ओ, नॉर्मली अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ऐसा होता है, प्रॉब्लम आती है। तो और एज ए ये बहुत सारे प्रिकॉशन। पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम आती है, अभी तो मैंने सिर्फ आपको इक्का दुक्का बताई है, बहुत सारे एरिया से प्रॉब्लम आती है। जब हम पितृदोष की बात करते हैं, जो हम कोर्स में डिटेल में जानेंगे कि उसको कैसे हम और भी इलेबोरेट करके, वो बुक में कहीं नहीं मिलेगा। यही ऑब्जर्वेशन का जो तरीका होता है, यही ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए जब आप सीखते हो, कि एक रूल आपको दिया गया, आपने उसको एक्सटेंड कितना किया है। ठीक है। तो वो उसके साइड इफेक्ट बस इन्होंने तो दो दो लाइनें देकर छोड़ दिया है, लेकिन उस चीज को और कैसे बेहतर बनाने के लिए, या और उसको वर्स कैसे किया है उस प्लैनेट्स ने, वो भी देखना चाहिए। मैम ये आप लाल किताब का कोर्स करवाएंगे, ऐसा है कुछ। तो लाल किताब का ही कोर्स करवा रहे हैं मैम, स्टार्ट है ये अगले वेडनेसडे से। ये 3 दिन की क्लास के बाद वेडनेसडे और थर्सडे हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये ओके। कंप्लीट कोर्स रहेगा, ये कोई पार्ट्स में नहीं होगा, ये पूरा फुल फ्लेज्ड कोर्स होगा, कंप्लीट प्रिडिक्टिव कोर्स होगा एक। तो मैम कितनी देर का कोर्स है ये वाला, कितना टाइम। ये कितना चलेगा मैं नहीं बता सकती मैम। हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस होंगी, अप्रॉक्स 2 ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है। और ये कोर्स चलेगा लंबा, लंबा इन द सेंस ठीक है। कि 4-5 महीने आप लेकर चलो, ज्यादा भी चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि इसमें ओके। चीजें समझने वाली है, भागने वाली नहीं है। नहीं मैम, वही फायदा फायदा भी तभी है ना। यस। या मैम एक क्वेश्चन, जैसे हमें कुंडली निकालनी है तो हम एस्ट्रो से जो निकालते हैं उस पे हमें काम करना होता है कि कस्प पे करना होता है लाल किताब में। पहले लगन पे काम करिए।
लगन के हिसाब से। थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत पेशेंस से हैंडल करते हो क्वेश्चंस, रियली अप्रिशिएट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। चलो ठीक है जी, और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? तो बबीता आपका रह गया, और किसी का कोई है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं क्लास ओवर करूंगी इसके बाद। फिर मेरे को 9 बजे लाइव आइए, वहां पे सन और वीनस की बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग उसके भी फैक्टर्स हैं, उसका भी जानिए जरूर। हाँ जी बताओ। हाँ मैम, ने एक लास्ट क्वेश्चन कि आपने हाउसेस जो काउंट करवाए हैं अलग अलग प्लैनेट्स के लिए, क्या उन हाउसेस के साथ साथ हमें राशि भी काउंट करनी है सबकी कर एक? सकते हो। ओके, लेस इफेक्टिव होगी मगर होगा। नहीं नहीं, लेस इफेक्टिव क्यों होगी, आप चेक करके देख लो, उतनी इफेक्टिव होगी। ओके, बिल्कुल काम करती है। ठीक थैंक है। यू मैम। मेन होता थैंक है यू कि मैम। आपको मैच करना आना चाहिए कि वो प्रॉब्लम हो भी रही है कि नहीं। ठीक है। चलो, सुजाता जी बताइए, सोए सोए जाग रहे हो, क्या चक्कर है? हाँ सुजाता बोलो। मैडम, मुझे मुझे ना वैदिक का पूछना था, मुझे एकदम से याद आया कि वैदिक का हो गया मैडम क्लास हो। वैदिक का वैदिक अभी में से रहती है, अभी रहती हैं 2 क्लासेस। हाँ जी, बस वही पूछना था। थैंक यू मैम। ठीक है। सुरेश मित्तल जी बताइए सर। नमस्कार। ये मैडम, ये कोई कह रहा था अभी, लाल किताब का जो उपाय करते हैं, अगर वो ग्रह नक्षत्र के अनुसार सही नहीं हुआ तो वो उल्टा पड़ जाता है। अब कोई सामने तो आओ जिस पे उल्टा पड़ा है। अच्छा, तो भाई ये कोर्स की जो एनर्जी एक्सचेंज कितना रहेगा? सर, मैं अब यहाँ तो नहीं बोलूंगी, आप मुझे मैसेज कर देना, बता नहीं, जैसे ग्रुप के अंदर आप थोड़ा सेंड कर दो कुछ चीज ऐसी। दो ग्रुप में, तो जैसे, सेंड कर दूँ। हाँ जी, आप हाँ जी। ग्रुप में हो ना? हाँ, वो लिंक भेजा था आपने। मैं भेज दूँ, कोई नहीं, डिटेल्स एक बार फिर भेज। ठीक है। बैकफायर से मत डरिए, हमने जन्म ले लिया, इससे बड़ा बैकफायर क्या हो सकता? अच्छा अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ा बैकफायर है हमारा बर्थ। ठीक है। ठीक है। तो आप हाँ लोग जी। अपने आप को प्लीज टेंशन मत लीजिए कोई भी रेमेडी करते हुए। बैकफायर उन्हीं पे होता है जो नेगेटिव लोग होते हैं। बैकफायर ठीक। उन्हीं पे होता है जो इन रेमेडीज को टोटके समझ के, या मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ, मान लो कि अभी मैंने एक उपाय दिया आपको और मैं उसके एवज में आपको 50,000 रुपए बोलूँ कि लाओ भाई इतने दे दो, मैं आपका अभी रातों रात आपका सब कुछ हो जाएगा, मैं तो कभी रेमेडीज पे जाती ही नहीं। और मेरा ये हमेशा कहना होता है कि रेमेडीज के लिए तो कोर्स कोई भी जिंदगी में ज्वाइन मत करिए, कोई भी हो। आपको चीजें जो है वो समझ के हमेशा के लिए हटानी। चीजें आपने कोर्स इसलिए नहीं करना है कि कोई उपाय करने के लिए नहीं, आपको समझना है किसके लिए, अपने चार्ट को समझना है, अपने चीजों को समझना है, फिर आप दूसरों को समझा पाएंगे। ठीक है। ठीक। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बैकफायर होता है या कुछ कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए ठीक है जी। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। तो फिर मिलते हैं कल 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।